नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैपिड विथ आरके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के भाग 1 को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीव विज्ञान के इस भाग में हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की मूलभूत इकाई। जीव विज्ञान की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। जीव विज्ञान की मूलभूत इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कोशिकांग होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर के बना होता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर के बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? तो जल हैं। जल कोशिका में 80% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से कोशिकाओं को तो हो गया या लाइसोसोम्स कहा जाता है, और कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद किन कोशिकाओं में से माइटोकॉन्ड्रिया किन में नहीं पाया जाता? और लाल रक्त कोशिकाओं में। मानव शरीर में मौजूद जिन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो वो कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रक कौन है? तो केंद्रक। कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होता है। अगला प्रश्न है, सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो हिस्टोन कहते हैं उसको। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे हिस्टोन कहते हैं। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। परीक्षाओं में ये पूछे जाता है। अगला प्रश्न, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो ये आरएनए होते हैं। राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? आनुवंशिक यूनिट जिसे जीन कहा जाता है तो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 के 2 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। अगला प्रश्न, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था या पृथक किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड किससे बंधे होते हैं? तो हाइड्रोजन बांड से। जो ऐसे रचना होती है डीएनए में उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं वो हाइड्रोजन बांड से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? तो हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। भारतीय वैज्ञानिक थे ये।
अगला प्रश्न है प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीवी पेनिसिलिन होगा। प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। प्रतिजीव पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एफ्लाविस किससे बनते हैं? ये भी कवक से बनते हैं। एफ्लाविस कवक से बनते हैं। अगला प्रश्न है खुजली का रोग स्केबीज, खुजली के रोग को स्केबीज भी कहते हैं। ये इसका कारण क्या है? तो कवक ही है। खुजली के रोग का कारण कवक ही है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स कहा जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होते हैं? या किससे होगा? किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। लिटमस अम्ल क्षार सूचक लाइकेन से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है किस पौधे को प्रदूषण संकेतक भी कहा जाता है? लाइकेन को। लाइकेन को प्रदूषक संकेतक भी कहा जाता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। शैवाल विज्ञान जिसको एल्कोलॉजी कहा जाता है, ये किसका अध्ययन है? तो शैवालों का। शैवाल विज्ञान शैवालों का अध्ययन है। किसे पांड सिल्क कहा जाता है? तो स्पाइरोगाइरा को। स्पाइरोगाइरा को पांड सिल्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है शैवाल को फलने का क्या कारण होता है? तो सुपोषण। सुपोषण के कारण शैवाल फलते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस होता है। चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन। चिलगोजा पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोइया का वृक्ष। सिकोइया का वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला प्रश्न है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एजोला। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे एजोला कहा जाता है। अगला प्रश्न है दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो लेग्यूमिनोसी से। दालें पादपों के लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसोम है? तो आलू का। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसोम है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। डोलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुलमोहर का। दोस्तों ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। डोलोनिक्स रजिया रफिन गुलमोहर का रासायनिक वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कटहल का। आर्टोकार्पस इंटीग्रा कटहल का वैज्ञानिक नाम है। अजादिराचता इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम का। अजादिराचता इंटीग्रा नीम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है मूल या रेडिकल के अलावा उत्पन्न जड़ों को क्या कहा जाता है? आकस्मिक जड़ें। आकस्मिक जड़ें जो मूल के अलावा उत्पन्न होती हैं उन जड़ों को आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैलिप्ट्रोजन से। ट्रोजन होगा कैलिप्ट्रोजन से। जल आवरण कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। मूली किसका उदाहरण है? तो मूली जड़ का उदाहरण है। मूली एक जड़ है। आलू क्या है? तो आलू डंठल होता है। आलू डंठल होता है। अदरक क्या है? अदरक भूमिगत तना होता है। अदरक के हम भूमिगत तना वाले भाग को खाते हैं। अदरक भूमिगत तना होता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तना से। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होती है। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो काली मिर्च का पौधा बेल या लता है। काली मिर्च का पौधा बेल या लता है। प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल पर्ण। प्याज में खाने योग्य भाग मांसल पर्ण होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्याज में खाद्य पदार्थ के किस रूप में संचयित होती है? तो सेलुलोज के रूप में। प्याज में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो सेलुलोज के रूप में संचित होते हैं। अगला प्रश्न है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है।
अगला प्रश्न है फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा फूलों का पौधा कौन सा है? तो वोल्फिया। वोल्फिया पृथ्वी पर सबसे छोटा फूल का पौधा है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रैफ्लेसिया। रैफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? एनिमोलॉजी। हवा द्वारा जो परागण होता है उसको एनिमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओर्निसोफेली। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को ओर्निसोफेली कहा जाता है। अगला प्रश्न है सेब किस फल का उदाहरण है? तो सेब आभासी फल का उदाहरण है। सेब आभासी फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। टमाटर का कौन सा भाग उपयोग में आता है? तो टमाटर का फल जो होता है वो उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शहतूत किस प्रकार के फल हैं? तो ये संग्रहित फल हैं। शहतूत संग्रहित फल होते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इसके अगले पार्ट को जल्द लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।